औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ शहज़ादा शौकत, प्रोग्राम सनत व मईशत में आपके साथ। हमारी सनत कमज़ोर, हमारी मईशत कमज़ोर, लेकिन हमने अहद किया है अपने आप के साथ कि हम अपनी सनत को कमज़ोर नहीं रहने देंगे, अपनी मईशत को कमज़ोर नहीं रहने देंगे। उसके लिए तगदो करेंगे, कोशिश करेंगे। कामयाबी तो अल्लाह के हाथ में है। इस सिलसिले में हमारे साथ हमेशा मुख्तलिफ हमारे मेहमान हमारे साथ होते हैं, जिनके साथ हम सख्त सवाल भी करते हैं, आसान सवाल भी करते हैं, ताकि हम जान सकें हमारी मईशत को कौन सी कमज़ोरियाँ हैं, कौन सी बीमारियाँ हैं। जब कमज़ोरी दूर हो जाएगी, बीमारी का इलाज हो जाएगा, तो हमारी सनत भी ठीक हो जाएगी, मईशत भी ठीक हो जाएगी। अभी पिछले दिनों पूरी हुकूमती मशीनरी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में लगी रही, जिसके तहत बहुत सारे उसमें फेजेस आए, लेकिन आखिरकार कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हो गया। उसमें 38 FB अमेंड हो गई, और इस सिलसिले में जो बाकी अमेंडमेंट हुई उसमें पाकिस्तान की सनत और मईशत पे क्या असरात होंगे, इस सिलसिले में बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं हमारे महबूब दोस्त, जिनका नाम है मंसूर आफरीदी। अस्सलाम वालेकुम मंसूर साहब। वालेकुम सलाम सर। क्या सर आप माशाल्लाह उम्रा कर आए वापस, उसके बाद आपसे बात हुई, अब दोबारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आपने देखी या प्रैक्टिकल लाइफ में दोबारा पाकिस्तान में हैं। आप हमें बताएं सर, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या हुई, कैसे हुई, किस तरह हुई, इसके ऊपर आपसे हमें थोड़ा सा ना आपकी रहनुमाई चाहिए, मुझे भी, हमारे चैनल को भी, हम पाकिस्तानियों को भी। शुक्रिया वंस अगेन। एक्चुअली जो 26वीं आईनी तरमीम आई है उसमें काफ़ी चीज़ें थी, लेकिन इसका जो स्पेसिफिक था, या इसको अगर हम कहें कि ये इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो था कि जुडिशरी पे जो जुडिशल प्रोसीजर है उसमें कुछ तरामीम की जाए, अमेंडमेंट्स की जाए। अब आवाज़ आ रही है आपको मेरी? जी जी बिल्कुल आ रही है। अच्छा सही। अब जब ये अमेंडमेंट्स की गई तो इसमें से तो कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स थी, मतलब जिस तरह सूबे का नाम तब्दील करना, KPK वगैरह, जो कि छोटी छोटी चीजें थी। असल जो जुडिशल अमेंडमेंट्स थी उस पर ज्यादा फोकस रहा और उस पर ही ज्यादा रिजेंटमेंट आई। रिजेंटमेंट PTI की तरफ से और मौलाना फजलुर रहमान साहब। अब वो जुडिशल अमेंडमेंट्स क्या थी? जुडिशल अमेंडमेंट्स ये है कि जो जजों के भर्ती के तरीक़ेकार, जजों का प्रमोशंस और जजों का चीफ जस्टिस बनना सुप्रीम कोर्ट में, ये पहले ये था कि जो सीनियर मोस्ट जज हुआ करते थे वो जाके वो चीफ जस्टिस बनते थे, जो भी सीनियर होता था। और जो जजों की इंडक्शन होती थी, इसमें तकरीबन 7 रुकनी जुडिशल कमीशन था पहले, और उसमें हुकूमत की तरफ से या पार्लियामेंट की तरफ से 2 ही बंदे थे, अटॉर्नी जनरल थे और वजीर कानून, बाकी जज साहिबान थे, और एक जो सुप्रीम जो पाकिस्तान बार काउंसिल का एक वकील होते वो होते थे। यानी उसमें अक्सरियत जज साहिबान थी या वकला थे, और 2 रिप्रेजेंटेशन हुकूमती थे। अब अगर फर्ज कर लें उसमें से 2 खिलाफ भी हो जाते, तो अगर किसी जज को हायर करना होता था तो वो हायर हो जाता, क्योंकि वो अक्सरियत जज साहिबान की थी उसमें और वकला की। अब ये नई अमेंडमेंट का 2 ऑब्जेक्टिव्स थे। एक तो इसका अगर लेटर ट्रू स्पिरिट मिले तो ये अमेंडमेंट कोई बुरी चीज नहीं थी, इस सेंस कि जो भी अमेरिका में भी आप जाएं तो जज साहिबान जब इंडक्शन होती है, प्रमोशन, तो वो सेनेट से अप्रूवल आता है उसका, कांग्रेस से। उसके बगैर ना वो सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है, ना चीफ जस्टिस बन सकता है। इन्होंने भी पार्लियामेंट के थ्रू, अब मैं आपको बता देता हूं कि इसमें जो कमेटियां बनी उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, कि हमें समझने में आसानी है। अब जब इनकी 2 कमेटियां बनी गई, 2 किस्म की कमेटी बनी। एक बनी इस चीफ जस्टिस को किस तरह अपॉइंट करना है, उसके लिए 12 रुकनी कमेटी बनी। वो 12 रुकनी कमेटी जो है वो पूरे पॉलिटिशियंस हैं, यानी उसमें जज साहिबान नहीं है, ना वकील है,
उसमें जो कि पार्लिमानी पार्टीज होते हैं उनके सीटों के तनासुब से उस 12 रुकनी कमेटी में उनको नुमाइंदगी दी गई। मतलब नून लीग आप देख ले तो उसको 4 मिले, पीपल्स पार्टी को 3, पीटीआई को 3, इस तरह 2 मिले एएनपी को और फजलुर रहमान और एमपीएम को। इस तरह करके ये 12 रुकनी कमेटी पूरी हुई। सॉरी, ये हाँ जी 12 रुकनी कमेटी पूरी हुई पार्लियामेंट, और उसमें से 2/3 मेजोरिटी, यानी 2/3 मेजोरिटी ये है कि 8 अगर उसमें से कह दे 12 में से कि ये चीफ जस्टिस हैं तो वो चीफ जस्टिस बन जाएंगे। अब अगर आप देखें तो पीपल्स पार्टी और नून का मिला के इन दोनों का 8 बन जाता है एमपीएम का मिला के साथ। तो इसका मतलब है कि जो चीफ जस्टिस या जुडिशरी की इंडिपेंडेंस है वो तो खत्म हो गई, यानी वो बिल्कुल पार्लियामान के नीचे आ गई है। और दूसरा कमीशन बना जिसको जुडिशियल कमीशन कहते हैं, वो तकरीबन 13 लोगों पे उसकी वो है मेंबरान उसके मुश्तमिल है। उसमें से 5 जज साहिबान इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस, एक बंदा जो है बार काउंसिल का आता है उसमें से, और तकरीबन 2 जो हैं वो 2 अपोजिशन के और 2 जो हैं 2 अपोजिशन के हैं और 2 उसके हैं हुकूमत के। ये 13 अरकान बनते हैं टोटल इसमें से, और 13 में से सिंपल मेजॉरिटी पे यानी 2/3 भी नहीं, अगर 8 कह दें तो आप देखें अगर ये 5 जज हो गए और 5 जज हो गए, अगर ये मिल भी जाए 5 जज और उधर से हुकूमत, एक अटार्नी जनरल, एक यानी 2 मेंबरान हुकूमत के, एक सेनेट से, एक असेंबली से, एक अटार्नी जनरल, एक वजीर कानून और एक इंडिपेंडेंट माइनॉरिटी सीट वाली खातून जिसको सेनेट चेयरमैन अपॉइंट करेगा, 5 हो। तो आप देखें कि हुकूमत के पास ऑलरेडी 5 अरकान आ गए 13 में से, और चाहिए 13 में से 7 सिंपल मेजॉरिटी, नहीं उसका 50% आप कर ले तो 7 उसका 50% है 13 का, तो 7 चाहिए। सिर्फ हुकूमत को 2 और चाहिए, या तो अपोजिशन से आके कोई मिल जाए या 2 जज साहिबान। अच्छा, ये कमेटी बनी है जुडिशियल कमीशन के लिए, यानी कमीशन नहीं, बेंच, जो जुडिशियल बेंच बन गया अलहदा से, वो उसके लिए बनी है। उस जुडिशियल बेंच में ये तैनाती करेंगे ये कमीशन, और वो जो चीफ जस्टिस से लेके 17वीं जज यानी जूनियर मोस्ट जज, उनमें से किसी को भी ये उठा सकते हैं और 5 रुकनी बेंच बना सकते हैं, यानी उसके लिए सीनियरिटी जरूरी नहीं है। यानी हुकूमत, यानी अगर आप देखें ना कि अगर हुकूमत उसके मेल इंटेंशंस हो तो वो पहले इस जुडिशियल कमीशन के थ्रू अपने किसी वकील को भर्ती करे सुप्रीम कोर्ट में, वो 3-4 वकला भर्ती हों 14, 15, 16, 17 पर, अगर ऊपर जज साहिबान हुकूमत के खिलाफ हैं सीनियर, में उस सीनियरों की बात कर रहा हूं, और फिर यही जुडिशियल कमीशन जो अभी भर्ती हुए हैं 5-6 जज साहिबान, उन्हीं को वो अपॉइंट कर लेंगे। तो इस तरह जुडिशरी की जो ऑटोनॉमी है वो तो खत्म हो गई। अब आप सवाल पूछेंगे लोग कि ये तो देखें ना अमेरिका में भी पार्लियामान है तो वो है, तो लेकिन हमारे पार्लियामान का बदकिस्मती से जो तारीख है वो शानदार नहीं रहा जिसपे हम ये कह सके कि ये पार्लियामान की जीत हुई है। आपको पता है यहाँ अमेरिका में तो सेनेटर न पैसे दे के तो नहीं बनते ना, लोटे नहीं बनते वहां पे, वहां तो हर एक का एक इंडिपेंडेंट व्यू होता है। यहाँ तो हमारी तारीख की बड़ी दर्दनाक रही है पार्लियामान की। अफरीदी साहब, ये देखें अब तो एक तो प्लस पॉइंट हो गया कि पावर एम्पावरमेंट मिल गई हमारी काबीना को, हमारे उन पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं पाकिस्तान के अच्छे और बुरे का। वो कहते हैं अगर हम अच्छे और बुरे के रिस्पॉन्सिबल हैं तो ये पावर हमारे पास होनी चाहिए। अगर हम इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम भी देखें कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जजेस अपॉइंट किए, गवर्नर अपॉइंट किए, पूरी मुस्लिम उम्मा में पावर तो होनी चाहिए खलीफा के पास, पावर तो होनी चाहिए उस बंदे के पास जिसको रिस्पॉन्सिबल ठहराया है। अब वही बंदा अगर खुद ईमानदार है तो वो ईमानदार लोगों को रखेगा, अगर वो बेईमान है या ईमानदार नहीं है या उस बाइस्ड है तो वो उसी हिसाब से मनेगा। जो आपने बात की कि ठीक है अमेरिका में भी एम्पावरमेंट पार्लियामेंट के पास है, पाकिस्तान में भी होनी चाहिए। पाकिस्तान में पहले तो सवाल है क्यों नहीं थी, और दूसरा सवाल ये है सर कि अगर 2/3 मेजॉरिटी नहीं होती
तो फिर हम कहाँ खड़े हैं, फिर एक और बहरान आ जाएगा। हाँ, बात आपकी सही है बिल्कुल। और उसमें से जो आपने कहा कि ये अच्छी बात है कि पार्लियामान, लेकिन पार्लियामान से पहले ना कुछ अलग, वो कहते हैं ना कि जो डेमोक्रेसी है या जमहूरियत है, ये सिर्फ वोट डालने का नाम नहीं है कि आप जाके वो वोट तो देखे ना, जाके रशिया में भी डलते हैं वोट, तो सदाम हुसैन को भी डलते थे वोट, तो अभी मिस्र के जो प्रेसिडेंट सीसी हैं उनको भी वोट डले हैं। तो वोट डालने का तो कोई तुक नहीं है, ना वो जमहूरियत का कोई असास है। असल ये है कि आप जो इलेक्टेबल्स होते हैं, जिन्होंने इलेक्शन जितवाना होता है, वहां पे रिफॉर्म्स हो, इलेक्शन प्रोसेस में रिफॉर्म हो, जब ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव लोग आएंगे। लेकिन ना सेनेट में एक सेनेटर 25-25, 30-30 करोड़ रुपए दे के वो इलेक्ट होता है, तो उसको देखे ना सेनेटर की कितनी तनख्वाह होती है, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, तो कोई 3-4 लाख तनख्वाह के लिए 25-30 करोड़ लगाएगा। वो तो बैंक में भी रख दें, इस सूदी निजाम जिसका आप और मैं बहुत वावेला करते हैं, इसमें भी रख दें तो 30 लाख रुपए महीना उसको मिलेगा। लेकिन उसके बावजूद वो 25-30 करोड़ रुपए देता है। वो किस लिए देता है? क्योंकि उसके अल्टीरियर मोटिव्स होते हैं। जब तक ये रिफॉर्म्स नहीं होंगी, इलेक्शन को ट्रांसपेरेंट करके जब अवामी दबाव नहीं होगा, तो वो जब नीचे चीफ देखे ना, हम जितना भी जुडिशरी से इख्तिलाफ करें बाकी दरासत, लेकिन वहां पे तो पढ़े लिखे लोग हैं ना, मतलब LLM किया हुआ है, बारेट लॉ किया हुआ है, बाहर से पढ़ के आए हैं, उनका विजन और इनका विजन तो फर्क है ना। सर, अब इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में हमारा फ्यूचर क्या है? अभी तो इलेक्ट हो गए हमारे अफरीदी साहब, आपके हम नाम है, तो आप क्या समझते हैं कि ये जज जो नए चीफ जस्टिस बने हैं, क्या ये मुआशी जुल्म को ख़त्म करने के लिए कोई काम करेंगे, कोई इक़दाम करेंगे? मेरे ख्याल में ना इनके लिए एक बेहतरीन मौका, वो इसलिए कि इनसे जो कॉन्स्टिट्यूशनल चीजें हटा दी गई हैं। अब जो चीफ जस्टिस है वो आप देख लें कि वो एक बड़ा सेशन जज बन गए। वो चीफ जस्टिस नहीं रहे, वो एक सेशन जज बन गए। ठीक है। लेकिन वो मुल्की लेवल पे सेशन जज बन, वो अब क्रिमिनल केसेस और जो सिविल केसेस हैं वो उसका फैसला करेंगे। तो ये एक ब्लेसिंग इन डिसगाइज भी है, मैं समझता हूँ। अब जो चीफ जस्टिस की प्रायोरिटी होगी वो मुकदमात होंगे जो आम आदमी से है, जो बेचारे अदालतों में पड़े हैं, 15 साल 20 साल से अदालतों में पड़े हुए हैं और उनकी सुनवाई नहीं हो रही, उस पे वो फोकस करेगा चीफ जस्टिस। क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशनल चीजें हैं वो तो उनसे चली गई हैं, अब तो वो उसके लिए अलहदा बेंच होगा। अब ये पार्टियों की लड़ाई, ये निशान देखे ना, हमारा मुल्क का सारा टाइम जुडिशरी का तो इसी में जाया हुआ ना, कि उन्होंने हमें निशान नहीं मिला, फलां को जेल में डाल दो, फलां को जेल से निकालो, मुझे वजीर आजम बना दो, इसको बाहर से निकाल दो, ये लोटे बन गए हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इसका मतलब है कि अब जो हमारा जज चीफ जस्टिस साहब बने हैं, ये बड़े सेशन जज हैं, अब इनके पास टाइम है कि मुआशी जुल्म और जुल्म का खात्मा पाकिस्तान से कर दें। क्योंकि पहले जो चीफ जस्टिस हुआ करते थे उनके पास टाइम ही नहीं होता था, और इनके पास टाइम है, तो इनको आप क्या मशवरा देते हैं कि कहां से स्टार्ट लें? ये स्टार्ट तो इन्होंने बहुत अच्छा लिया है। यानी कल ही अगर इसकी प्रोसीडिंग देखें इनकी, तो उन्होंने एक रिकॉर्ड कायम किया है, एक दिन में काफी मुकदमात सुने और कुछ को क्लोजर की है। तो इनके जो इंटेंशंस हैं, जो इनका इरादा है, वो तो नेक नियती नजर आ रहा है और सबको साथ मिला के चलने का है। यानी कोई ऐसा चीफ जस्टिस नहीं है जो कि, माजरत के साथ, हमारे जो साबका चीफ जस्टिस जितने भी रहे हैं, इफ्तिखार चौधरी साहब से लेके फायज ईसा साहब तक, उन्होंने कोलिजन की है, मतलब उन्होंने पार्टियों के साथ लड़ाइयां की हैं, हुकूमतों के साथ लड़ाइयां की। वजीर आजम को बगैर तो के घर भिजवाया है, चाहे वो गिलानी साहब हो, चाहे नवाज शरीफ साहब हो, उनको घर भिजवाया है। तो उन चीफ जस्टिस साहिबान की तो प्रायोरिटी डिफरेंट थी, उनका तो आम आदमी को इंसाफ देने का कोई इरादा नहीं लग रहा था। ये जो नए चीफ जस्टिस साहब आए हैं, क्योंकि ये इनसे पाक हो गए हैं इन कामों से, इनके लिए एक मखसूस बेंच हो जाएंगे। सियासी पार्टियों की मर्जी है, आपस में लड़ें, जिसको जेल भिजवाना है जेल भिजवा दें, जिसको वजीर आजम भिजवाना है वजीर आजम हो जाने, उनका बेंच जाने। और ये जो चीफ जस्टिस साहब है, उनका पूरा कोड वो आम आदमी के लिए अब काम करेगा। आम आदमी की पेशियां भुगत रहे हैं, तारीख पे तारीख मिल रहे हैं, जमीनों के
फैसले नहीं हो रहे हैं, कत्ल हो चुके हैं, मावरा अदालत कत्ल हो चुके हैं, उनके फैसले नहीं हो रहे हैं, तारीख पे तारीख लोगों को मिल रही है, 10 साल 15 साल, ये कितनी जुल्म की बात है कि पिछले दिनों एक मुलजिम थे, वो जेल में थे, वो 17 साल बाद बरी हो गए सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन जब उनका पता कराया तो वो 3 साल पहले ही फौत हो चुके थे। तो ये तो हमारी सारी इश्यूज हैं, और मैं बड़ा पुरुमीद हूं कि इंशाअल्लाह ये चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ये एक हॉलमार्क रिफॉर्म्स करेंगे। ये ना सिर्फ वो सुप्रीम कोर्ट में रिफॉर्म्स करेंगे, बल्कि ये जाके सिविल जजेस, सेशन जजेस, वहां पे टाइम बार्ड केसेस का निफाज करें। टाइम बार्ड केसेस का ये है कि अगर कोई बंदा पेश नहीं हो रहा है तो उसका फैसला कर दें, चाहे उसके खिलाफ कर दें, कोई मसला नहीं। इसमें देखें, एक और बात हो सकती है कि आर्टिकल 8 में जो केसेस लगाए जाते थे वो सुनवाई के लिए नहीं आते थे, नीचे से ही भगा दिए जाते थे कि आर्टिकल 8 में फंडामेंटल राइट्स का जिक्र होता है, तो वो कोई केस ही नहीं लगता था। प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसीज के तहत जो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल हैं वो ये कह के केसेस रिजेक्ट कर दिए जाते हैं कि जी हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, इसलिए फंडामेंटल राइट्स गवर्नमेंट को हम प्रेशराइज नहीं कर सकते, उनको ऑर्डर नहीं दे सकते कि वो फंडामेंटल राइट्स को ऑनर करें जो कि प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसीज के तहत हैं। तो सर, इस दोनों मसलों में जो मैं हमेशा कहा करता हूँ इस प्रोग्राम के तवस्सुल से, वो ये कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसके ऊपर कोई चीफ जस्टिस सीरियसली नहीं लेता, जो कि कॉमन पाकिस्तानी के लिए है, आम आदमी के लिए जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो ख़ास तौर पे मुआशी जुल्म की पॉलिसीज़ हैं, उसके अगेंस्ट कोई चीफ जस्टिस प्रॉपरली नहीं खड़ा हुआ। तो क्या याह्या अफरीदी साहब मुआशी जुल्म के खिलाफ खड़े होंगे? उम्मीद तो बहुत है इनसे, लोगों की भी उम्मीद है, और जो इन्होंने स्टार्ट लिया है। सर, आप उनको क्या मैसेज देंगे? आप याह्या अफरीदी साहब को क्या मैसेज देंगे कि मुआशी जुल्म खत्म करने के लिए वो इनिशिएटिव लें? उनको तो मैं ये दूंगा कि अगर उनका एक्सपर्ट ऑफ एरियाज भी नहीं, क्योंकि वो तो जुडिशरी के लोग हैं, तो एक अपनी मॉनिटरिंग में एक कमीशन बनाया जाए, और जो कि लायक फायक आप जैसे लोग, जिस तरह चार्टर अकाउंटेंट्स हैं या जो इकोनॉमिक्स को जानते हैं, उनके उस पर कमीशन बनाया जाए, और एक सैर हासिल, एक टाइम बाउंड उनको 2 महीने 3 महीने का वक्त दे दे के एक रिपोर्ट पेश करे, और उस रिपोर्ट के नजर जितने भी फंडामेंटल राइट्स के इश्यूज हैं, आम शहरियों के इश्यूज हैं, जो मुतासर हो रहे हैं, चाहे वो फाइनेंशियल फंडामेंटल राइट्स है, चाहे वो इंसानी फंडामेंटल राइट्स है, उस रिपोर्ट के बायस वो रिपोर्ट पेश की जाए और उसी पे फिर अमल किया जाए, और उसके लिए एक स्पेशल बेंच तश्कील दी जाए। अब जुडिशरी को जो सियासी उससे मैं तो कहता हूं कि ये एक लेकुना रह गया है इस 26वीं आईनी तरमीम में, कि बजाय जुडिशल बेंच बनाने के इनको चाहिए था जुडिशल कोर्ट बनाते, और ये 17 जजेस जो हैं ये फुली इसमें इन्वॉल्व होते हैं अवामी मसाइल। मंसूर अफरीदी साहब, 26वीं तरमीम में जो होना था वो हो गया, हमने इसी में से ही गुड पॉइंट्स निकालने हैं, इसी में से खुशखबरियां निकालनी है, इसी में से ही हमने अच्छे पॉइंट निकालने हैं, जो कि हम जस्टिस याह्या अफरीदी साहब से मुअद्दबाना गुजारिश करते हुए कहें कि सर ये बेनिफिट है, अगर ये खुशखबरियाँ पाकिस्तानियों को आप दे दें तो पाकिस्तानियों की खुशहाली बढ़ जाएगी, और आपकी इज़्ज़त और आने वाली नस्लें आपको इज़्ज़त की निगाह से देखेंगी, आपकी इज़्ज़त बढ़ाएंगी अगर आपने पाकिस्तानियों की खुशहाली के लिए काम किया। नाज़रीन, एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद मंसूर अफरीदी साहब हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, शहजादा शौकत प्रोग्राम सनत व मईशत में आपके साथ मंसूर अफरीदी साहब हमारे साथ हैं। मंसूर भाई, हमें अब ये बता दीजिए, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई है इसमें से खुशखबरियां निकालनी हमने, आपने एक हमें बड़ी अच्छी खुशखबरी दे दी कि जस्टिस याह्या अफरीदी साहब अच्छे काम करना शुरू हो गए हैं, और उनकी पावर इतनी बढ़ गई है कि वो पाकिस्तानियों की फेवर में काम कर रहे हैं, पाकिस्तानियों के लिए काम करने के लिए उनके पास बहुत अच्छा टाइम है और वो कर सकते हैं। आपने उनको ये भी एडवाइस कर दिया कि हम पाकिस्तानी आपके हुक्म के मुंतज़िर हैं कि किसी तरीके से जो मुआशी जुल्म है उसको ख़त्म करने के लिए कमेटियां बनाएं, उसके लिए एक्सपर्ट हायर करें, ताकि आपको पता चल सके कि मुआशी जुल्म कहाँ कहाँ आ रहा है। उसके लिए सर हमें फिर एक काम करना पड़ेगा ना, हमें सुप्रीम कोर्ट में
एक रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी एक डायरेक्शन लेने के लिए कि सर एक कमेटी बनाएं ताकि वो बता सके कि मुआशी जुल्म आर्टिकल 8 के तहत तो प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी के तहत कहां कहां हो रहा है। क्या डायरेक्शन डालनी जरूरी है? उसके लिए मैं और आप अपना नाम डाल देते हैं, हम दोनों जाके वहां पे एप्लीकेंट बनते हैं और एक डायरेक्शन लेने के लिए बना देते हैं कि जी मुआशी जुल्म को खत्म करने के लिए ये डायरेक्शंस आप हमें दें। हाँ, बिल्कुल बात आपकी सही है, क्योंकि ये जिस तरह बाकी फंडामेंटल राइट्स हैं लोगों के, इसी तरह माशी फंडामेंटल राइट्स भी बुनियादी हक में शामिल है। बल्कि मैं तो कहता हूं कि जो माशी फंडामेंटल राइट्स है वो तो बाकी फंडामेंटल से कहीं बढ़ के, क्योंकि आपकी जिंदगी इस पे चलती है, आपकी जिंदगी, आपकी लाइफ, आपकी जिंदगी का पहिया इसी पे चलता है। और जिस तरह लोग सूद में फंस रहे हैं और जो चक्की में फंस रहे हैं माशी, उससे तो यही है कि इस फोरम पे जितना ही अमल हो सके और जितना स्विफ्टली किया जा सके उतना बेहतर है। सर मुआशी जुल्म में लोग खुदकुशियां कर लेते हैं, मुआशी जुल्म में डिग्निटी ऑफ मैन, एक आदमी की इज्जत खत्म हो जाती है मुआशी जुल्म में। वो अपनी माँ का सामना नहीं कर पाता, अपने बच्चों का, अपनी बीवी का, अपने भाइयों का, रिश्तेदारों का। जब मुआशी जुल्म में वो कमाना चाहता है कमा नहीं पाता, कास्ट ऑफ लिविंग बढ़ा दी जाती है मुआशी जुल्म में। उसमें सर देखें, वो आपने बात ठीक की कि वो बहुत ही मुआशी जुल्म अगर ख़त्म हो जाए तो बाकी जुल्म ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएंगे, चोरियां ख़त्म हो जाएंगी, डाके ख़त्म हो जाएंगे, राहज़नी ख़त्म हो जाएगी, फ्रॉड ख़त्म हो जाएगा जब मुआशी जुल्म ख़त्म होगा। कौन सी माँ है जो ये कहती है बेटा जा डाका मार के आ? कोई नहीं है। वो डाका उसी वक्त मजबूरी में बाप मारता है या बेटा मारता है जब उसने घर को डबल रोटी लेके जानी है। आजकल तो ये हाल है सर। बिल्कुल आपने सही कहा है। और आप देखें ना, पिछले दिनों कराची में, कुछ साल पहले कराची में केसेस हुए थे जिन बेचारों का क्रेडिट कार्ड देखे ना, छोटे छोटे कितने अमाउंट होगी, 50,000, 30,000, वो जब पाइल अप हो गए थे और डिफॉल्टर हो गए तो रिकवरी वाले आए और उन्होंने क्योंकि उन्होंने बेइज्जती फील की ना, उनके रिश्तेदार हैं वो, फिर कराची में तो फ्लैट अपार्टमेंट्स होते हैं, मैं तो खुद कराची में रह चुका हूँ 4-5 साल, तो वहां पे लोगों ने फिर क्वेरी की कि भाई इस बंदे में क्या मसला है जो इसके, और फिर रिकवरी की टीम है वो इंतहाई बदतमीज होते हैं, वो बिल्कुल गुंडे नुमा लोग होते हैं। वो आते थे, उस बेचारे ने एक लंबा सा खत लिख के पंखे पे रस्सी लटका के खुदकुशी कर, और वो हालांकि खुद ऑफिस वाला लड़का था, मतलब सफेद पोश था, मिडिल क्लास था। तो अब ये इनको समझाने की जरूरत है कि जो ये मसले मसाइल हैं, जो इंटरेस्ट बेस्ड इकोनॉमी है, जो इंटरेस्ट बेस्ड फाइनेंशियल सिस्टम है, ये ना सिर्फ इंटरेस्ट बेस्ड मुल्कों और हुकूमतों के लिए खतरनाक है, बल्कि ये आम आदमी का भी जीना दोबर कर रही है। और कॉन्स्टिट्यूशन ने सर अमेंडमेंट हो गई है इंटरेस्ट के ऊपर, और वो ये कह रहे हैं कि 2027 में शायद ये इंटरेस्ट खत्म कर दिया जाएगा 38F। ऐसे ही है जी? ऐसा ही है, लेकिन आप देखें ना इसकी वर्डिंग को, मैंने पढ़ा है तो बड़ी इंटरेस्टिंग है। लिखा तो यही है कि हम 2027 तक इसको खत्म कर देंगे, लेकिन फिर लिखा है कि एज पर कैपेसिटी, यानी जहां तक। सर अभी जो मेरे पास लेटेस्ट आया 12 एज पर कैपेसिटी उन्होंने डिलीट करवा दिया फजलुर रहमान साहब ने। अब क्लियर कट लिखा है कि ये चेंज होगा, जो फाइनल वर्डिंग आई है नोटिफिकेशन में उसमें ये लफ्ज चेंज कर दिया गया है। यानी सर मुझे अब ये बताएं 38F है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी के तहत। अब ये इंटरेस्ट खत्म होने का मतलब ये है कि बैंकों को डायरेक्शन दी है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कि आप तमाम अपना बिजनेस इस्लामिक विंडो पे ले जाएं। हाँ, ऐसे ही। अब इस्लामिक विंडो, इसका मतलब ये हुआ कि जो सूअर था उसको जो हलाल कर रहे थे, पहले ज़िबा कर रहे थे, अब ये कहा है कि उसको शरिया कंप्लायंस कर दें, अब उस पर कलमा पढ़ लिया करें, बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कहें, और वो अब आपके लिए हलाल है। तो क्या ये ऐसी बात है? क्योंकि यहाँ पे 3 सेट हैं। एक मुफ्ती तकी उस्मानी सेट है, वो ये कहता है कि पाकिस्तान में बैंकिंग सिस्टम में पैसा रख के जो आपको इंक्रीज मिलता है वो हलाल है क्योंकि पाकिस्तान में शरिया कंप्लायंट है।
तकी उस्मानी साहब कौन है? ये वही हैं जो ज़ियाउल हक साहब के दोस्त थे, उनके फरमा बरदारों में से हैं, और ये वही हैं जो बाद में जज बन गए फेडरल शरिया कोर्ट के। ये वही हैं जिन्होंने डिसीजन दिया 99 का। ये वही हैं जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के शरिया बेंच के हेड रहे सालों साल। और ये वही हैं जो कि इस वक्त जो कमेटी बनाई हुई है पार्लियामेंट ने कि पाकिस्तान को सूद से पाक करना है, ये उसमें भी मेंबर हैं। 1990 से लेके आज 2024 आ गया, ये सरकारी मुलाजिम भी रहे, मराद भी लेते रहे, जज भी रहे, कंसल्टेंट भी रहे, शरिया हेड भी रहे, और आजकल फतवा की फीसें भी इनको अच्छी खासी मिल रही हैं। तो यार ये इस्लामिक बैंकिंग में जो एक सेट कहता है इस्लामिक बैंकिंग हलाल है, एक सेट कहता है कि ये हराम है, और तीसरा सेट कहता है यार सानू की हमें तो बेनिफिट मिल रहा है ना। बात आपकी सही है। ये मेरे ख्याल में एक सेट, दो सेट नहीं है, ये 4 सेट है। ओके। ये तकरीबन 4 सेट हैं। एक सेट तो हनफी स्कूल ऑफ थॉट है, जिससे मुफ्ती तकी उस्मानी बिलोंग करते हैं। वो कहते हैं कि आप डायरेक्ट कैश किसी को ना दें, आप एक चीज खरीदे, गाड़ी खरीदे, गाड़ी उसको पकड़ाएं, वही ना वो आप ना खान इधर से पकड़ के उधर से पकड़ रहे हैं, और गाड़ी का जो रेंट आएगा, इंटरेस्ट आएगा, वो इंटरेस्ट नहीं है, वो रेंट है, वो किराया है। यानी वो आपके लिए गाड़ी चला नहीं रहे, लेकिन आप उसको समझे कि एक किराया है। ये हनफी स्कूल ऑफ थॉट है। हनफी स्कूल ऑफ थॉट ये भी कहता है कि अगर एक चीज आपने ये मोबाइल अभी भेजनी है तो उसकी 5000 कीमत है, अगर आपने 3 महीने बाद भेजनी है तो 10,000 कर दें, ये जायज है। ये हनफी स्कूल ऑफ थॉट है। दूसरा थॉट है, वो है डॉक्टर इसरार साहब का, जिसका मैंने मुतालिया किया। वो बिल्कुल क्लियर कट है। डॉक्टर इसरार साहब कहते हैं कि ये इस्लामिक बैंक जो है, इसमें कोई नहीं है इस्लामिक की चीज। यानी वो उसको वो गर्दानते कि ये सूदी है। इवन वो तो यहाँ तक गए हैं, आप उनके प्रोग्राम देखें, उनकी जो दिखाई है कि जो जमींदार जो है वो जमीन को पट्टे पे देता है या उसको ठेके पे देता है, वो भी सूद है। वो कहते हैं कि जिस काम में आपकी एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ना हो, डॉक्टर इसरार साहब कहते थे, अल्लाह उनको बख्शे, जन्नत पे जगह दे, वो भी कहते थे कि डॉक्टर इसरार के वो भी सूद है। तो ये तो 2 थॉट आ गई। तीसरी इसमें से आ गई अहले तशय्युन। अहले तशय्युन कहते हैं कि जो इस्लामिक बैंकिंग या ये चीजें हैं, वो तो कहते हैं कि जो कन्वेंशनल बैंक है ये भी जायज है। वो कहते हैं कि इसमें भी कोई फर्क नहीं है। उनके यहाँ जो सूद का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जिसमें आप वो कंडीशन ना रखें। कंडीशन ये कि मैंने आपको पैसे दे दिए और मैं आपको कंडीशन रखूं कि आपने इसका मुझे प्रॉफिट देना है, तो सही है। लेकिन अगर मैंने आपको पैसे दे दिए और आप मुझे खुद से उस पे 10 रुपए के बजाय 15 रुपए देते, तो वो सूद नहीं है। ये एक स्कूल ऑफ थॉट अहले तशय्युन का है। और चौथा जो है, जो मुझे, या तो आप डॉक्टर इसरार साहब की उस पे जाएं, उस पे तसव्वुफ पे, या फिर चौथा है डॉक्टर गामदी साहब। डॉक्टर गामदी साहब कहते हैं कि जो पैसा आप देते हैं और उससे कारोबार और बिजनेस फलता फूटता है, वो ठीक है, वो हराम नहीं है। हाँ, जो पैसा आप देते हैं और उसमें वो बंदा प्रिंसिपल का ले, मतलब क्रेडिट कार्ड, और उसको सर्व कर दे, मतलब उससे कपड़े ले ले और उससे कोई उसकी इनकम ना हो, वो सूद है। तो ये 4 स्कूल ऑफ थॉट है। सर, अब इसमें मैं थोड़ा सा अपना ओपिनियन डालता हूं कि मैं फेडरल शरिया कोर्ट में खड़ा रहा हूं। वहां पे हनफी उलमाए कराम के 80 फतवा आए जो ये कह रहे थे कि इस्लामिक बैंकिंग ही सूद है, वो बल्कि सूद को प्रमोट करता है। जो डॉक्टर इसरार साहब का मौक़िफ़ था, वही 80 उलमाए कराम जो हनफी थे और शाफी थे और अहले हदीस भी थे, उन सब का मुत्तफ़क़ा एक ही फतवा जिस पे साइन थे। और इसी इस्लाम में जो तकी उस्मानी साहब के उस्ताद हैं, उन्होंने भी कहा कि इस्लामिक बैंकिंग हलाल नहीं है, ये जिस तरह प्रमोट की जा रही है ये हीला है। और उसी में जो डॉक्टर इसरार साहब, औरिया मकबूल जान साहब और एक ये जो जामिया अशरफिया के कुछ मुफ्तियान कराम जो उनसे अलहदा हो गए हैं इसी बेस पे कि इस्लामिक बैंकिंग के ऊपर वो खामोश हैं, लेकिन कुछ उलमाए कराम इस्लामिक बैंकिंग पे खामोश नहीं है कि ये उस तरह का मामला है। बाकी आपने बिल्कुल कहा अहले तशय्युन के बारे में, वो भी एक सेट बना हुआ है। डॉक्टर गामदी साहब और तकी उस्मानी साहब
का जो मिलता जुलता है। सर अब मुझे सर एक सवाल छोटा सा मैं पूछता हूँ। एक मैं लेने गया ये क्या कहते हैं मुर्गी क्या कहते हैं इसको, हाँ जी, उसको जिसने उसको ज़िबा किया उसने उसके ऊपर कलमा लेट पड़ा, पहले ज़िबा कर दिया और जब वो तड़पने लगी बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह दिया। तो मैंने उससे पूछा ये क्या हलाल है? उसने कहा जी हलाल है। मैं कहा ये अपने पास रखो क्योंकि इसकी टाइमिंग ठीक नहीं है। सर अगर मैं किसी मुफ्ती से पूछता हूं कि मुर्गी के ऊपर अल्लाह का नाम नहीं लिया गया तो वो हलाल नहीं है। मुर्गी हलाल है, बकरा हलाल है, गोश्त हलाल है हमारे लिए बकरे का, गाय का। अगर बकरे गाय मुर्गी के ऊपर हमने जो छुरी फेरनी थी बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहते हुए वो हमने मुंह से कहा ही नहीं और छुरी फेर दी, क्या ये हलाल हो जाएगा? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें तो जो एसओपी है, जो प्रोसीजर है, इस्लामिक मोड ऑफ जो शरिया बेस्ड की चीजें हैं, उसमें तो वाज़ेह ये दी गई है। तो वाज़ेह यही दिया गया है कि टाइमिंग इंपॉर्टेंट है, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि टाइमिंग और जो छुरी चलाने की टाइमिंग और मुंह से अल्फाज निकालने की टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। नहीं, अगर आप फजर की नमाज इशा की वक्त पढ़े, इबादत तो आपने कर ली ना, हाँ जी। आपने सजदे भी कर दिए, आपने अल्लाह को भी याद कर दिया, आपने क़याम भी कर लिए, लेकिन आपने सुबह की नमाज इशा को पढ़ ली, इवन आपने नियत भी कर ली। यानी अगर आपने वो नियत है, यानी अगर वो 4 फर्ज हैं और आपने वो 4 फर्ज ही इशा को याद है, लेकिन अगर आपने नियत ये की कि मैंने 4 फर्ज जो असर के हैं वो रात को पढ़ रहा हूं, तो वो तो आपकी नमाज नहीं होगी। बिल्कुल सर आपने मिसाल जो दी है इसमें ये मिसाल ये है कि सूरज निकलने के बाद क्या फजर पढ़ लें तो फजर हो जाएगी? वो सूरज निकलने के बाद फजर की नमाज नहीं होगी, वो कज़ा है जब टाइमिंग होगी। इसी तरह अगर इफ्तारी से पहले इफ्तारी कर लें, इफ्तारी अभी होने का टाइम नहीं है, टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए इस्लामिक बैंकिंग में टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल 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 सर एक और मैं मिसाल दिया करता हूं कि एक शरिया कंप्लाइंट कर दें, एक ज़कात वाला ज़कात देनी थी, एक कुछ लोग आ गए हमारे क्लाइंट के ऑफिस में कि जी हमने ज़कात को शरिया कंप्लाइंट करना है। मेरे दोस्त ने कहा शरिया कंप्लाइंट ज़कात को करना है, व्हाट डू यू मीन? उन्होंने कहा जी हम आपको 2 करोड़ रुपए ज़कात हम पे ड्यू है, ये हमने आपको ज़कात देनी है 2 करोड़, जब आपको दे देंगे तो ये आपकी हो गई। अब ये ज़कात फलाने बंदे को गिफ्ट कर दें आप जिसके ऊपर ज़कात एप्लीकेबल नहीं है, चूंकि हमारे पास फतवा है कि जिसने ज़कात रिसीव की है वो अपनी मर्जी से खुशी से किसी को भी कुछ गिफ्ट कर दे, वो हलाल है। तो बेसिकली वो ज़कात दे रहे थे, गिफ्ट करके वापस खुद ही ले रहे थे कि हमें गिफ्ट वापस हो जाए ताकि ज़कात हलाल हो। इंटरेस्टिंग किस्सा सुनाओ। हमारे यहाँ इधर खैबर एजेंसी जो है डिस्ट्रिक्ट अफरीदी, हमारे अपने, आपको पता है जो पश्तूनों में है जरा सूद का कल्चर है, तो वो सूद करते थे। तो एक बंदे पे ना कोई 10 से 15 लाख रुपए बर्डन बन गया था और वो रिपेमेंट नहीं कर रहा था ना, उसके पास पैसे ही नहीं थे। तो 4-5 भाई थे जिन्होंने ये सूद दिया। आखिर में ना सबने बैठ के ये क्या इस साल हमारी ज़कात कितनी बनती है, वो काफी अमीर थे, तो उन्होंने कहा यार कोई 15-20 लाख रुपए। कह रहा है इस बंदे को बुला। उस बंदे को बुलाया, उसको 10 लाख ज़कात दिए। जैसे ही वो घर से बाहर निकला दूसरा भाई खड़ा था कि अब तो पैसे आ गए ना, अभी हमें वापस कर दो। तो ज़कात की ज़कात हो, पैसे के पैसे मिल गए। सर ये देखिए हमारा जो सूद लेने वाला दोस्त है वो कहता है मेरे ज़कात भी देनी है। ये है लेवल के हमें हमारे उलमाए कराम हमें नहीं पढ़ा रहे कि कितनी सेंसिटिविटी है सूद में और ज़कात में, कि इस दोनों में रुखसत कोई नहीं है। क्या ये टाइमिंग में कोई रुखसत हो सकती है? ज़कात की अमाउंट 2.5% की बजाय आप 2% पे कोई रुखसत कोई मौलवी दे सकता है, कोई दरवेश दे सकता है? कोई नहीं दे सकता सर। तकी उस्मानी साहब ने अनफॉर्चुनेटली रुखसत उस चीज में दी जिसमें इस्लाम रुखसत देता नहीं है। कोई मुर्गी ज़िबा होने में टाइमिंग में कोई रुखसत दे सकता है? नहीं दे सकता। नहीं।
सर अब ये 38F है, हमने अब ये कोशिश करनी है कि जो इस्लामिक बैंकिंग है सर इसको किसी तरीके से हलाल बैंकिंग की तरफ लेके जाया जाए ताकि हम अल्लाह के साथ जंग में से बाहर निकल सकें। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? अच्छा, इसमें से तो जो इनके मेरे नजदीक जो सदका बैंक है जो कि उन्होंने शुरू किया है, मैं नाम बोल रहा हूँ, डॉक्टर साहब हैं, वो जरा सही मॉडल। वो सदका बैंक ये है कि लोग उस पे से जिन लोग हम सदका तो निकालते, पाकिस्तान में तो सदका और खैरात बहुत है, वो सदका वो बंदा जाके डिपॉजिट में वो शेयर करता है और उसके बाद वो पैसा जो कि डिजर्विंग है या जिनको लोन चाहिए उनको बिला सूद कर्जे दे दे। अब अगर फर्ज कर ले किसी को वो वापस भी चाहिए तो अगर आपने खैरात किया हो, सदका किया हो, तो आप वो ले भी सकते हैं, कोई मानियत तो नहीं है। अगर बंदा सही हो जाए, कल वो उस पोजीशन में आ जाए कि आपने किसी पे बच्चे पे एजुकेशन पे खर्चा किया और वो कल बड़ा हो जाए और वो कहते जी मैं लौटाना चाहता हूँ, तो आप वापस ले भी सकते हैं। तो अगर जिनको चाहिए उस बैंक से वापस डिपॉजिट वो ले सकते हैं, लेकिन बेशतर ऐसे होंगे। सर ये एक अच्छी ऑप्शन है। ये तो एक पैरेलल जो काम कर रहे हैं दोस्त, वो तो बड़ा अच्छा काम है, जो पैरेलल जो भी सिस्टम चलाया जाए। अभी जो करंट एग्जिस्टिंग इस्लामिक बैंकिंग है जिसमें स्टेट बैंक इन्वॉल्व है, बाकी कमर्शियल बैंक्स इन्वॉल्व हैं, उनमें से किसी एक बैंक को क्या हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप हमारे साथ एक स्ट्रेटेजिक अलायंस बनाएं, एक कमेटी बनाएं और हम आपके साथ काम करते हैं, एक ब्रांच हमें दें जिसको हम हलाल बैंकिंग के मोड पे चलाएं, या एक ऐसा बैंक नया बनाएं जिसको हम हलाल बैंकिंग की तरफ लेके जाएं। क्या हमें कोई ऐसा इन्वेस्टर या ऐसे दोस्त हम इकट्ठे हो सकते हैं 10, 20, 50, 100 जो इकट्ठे होके एक हलाल बैंक की तरफ जाएं? बिल्कुल आपकी बात सही है और होना भी यही चाहिए कि एक ग्रुप इकट्ठा हो के जो बैंक की मैनेजमेंट से उनसे बात की। लेकिन बदकिस्मती से मैं तो स्टेट बैंक में भी रहा हूँ, बैंक की सर्विस भी की है, जो हमारा सेठ कल्चर है वो उसको एक ही चीज का पता है कि भाई प्रॉफिट का डोमेन, मुझे जी प्रॉफिट दे, मुनाफा कितना हुआ है। जब भी सेठ साहब बाहर जाते हैं, किसी दौरे पे आते हैं, मैं खुद गवाह हूं, नाम नहीं लूंगा किसी का, या वो इवन इलाज के लिए बाहर जाते हैं, किसी भी उसे हार्ट ट्रांसप्लांट, वो जैसी पाकिस्तान में उतरते हैं अगले दिन कोई रिश्तेदार नहीं, कोई कुछ नहीं, इवन बैंक का प्रेसिडेंट भी नहीं, वो कहते CFO बुलाओ, CFO कहते की मुनाफा हो। अब ये हिसाब किताब है जब वो बंदा इतनी बड़ी क्रॉनिक बीमारी से आया हो और वो फिर अगले सुबह बजाय रिश्तेदारों को औरों से मिलने के वो CFO और कहा जी प्रॉफिट क्या। इधर हम आफरीदी साहब ये तो होगी सेठ मेंटालिटी, लेकिन अल्लाह के ऐसे भी बंदे होंगे जो अल्लाह के लिए काम करना चाहते हैं। पाकिस्तान में सदका बहुत करने वाले लोग हैं, ऐसे भी बड़े दोस्त हैं जो काम करना चाहते हैं अल्लाह के लिए। हमें तो कुछ ऐसा सेठ नहीं चाहिए, ऐसा दोस्त चाहिए जो कहे कि मैं अल्लाह का दोस्त हूं, उसके लिए हलाल बैंकिंग के लिए कोई सेटअप खड़ा करना चाहता हूं। आपके KPK में बहुत दोस्त होंगे, आप अपने रिलेशन में देखें कि हम कोई ऐसा नया लाइसेंस ले लें, माइक्रो फाइनेंस का लाइसेंस ले लें, इन्वेस्टमेंट बैंक का लाइसेंस ले लें, कि हम किसी उसको मिला के हलाल बैंकिंग, हलाल मोड ऑफ पार्टनरशिप्स और हलाल मोड ऑफ सेल्स में जाएं ताकि हम कर सकें। एक तो ये पैरेलल है जो कि हम नया सिस्टम खड़ा कर सकते हैं जिसमें आपकी और मेरी ड्यूटी ये है कि चंद दोस्तों को मिलाएं और आगे चलें। दूसरा ये जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है सर, उसमें जो इस्लामिक बैंकिंग को प्रमोट कर रहे हैं, सिर्फ 1 मिनट में आपने कंक्लूड करना है, आप उनको क्या मशवरा देते हैं उनके CFO को या उस दोस्त को जो उस बैंक का ऑनर है, मेजर शेयर होल्डर है, कि वो इस्लामिक बैंकिंग 1% भी अगर शुबा हो कि ये डाउटफुल है, 1% भी शुबा हो कि ये गलत है, हराम है, क़यामत वाले दिन वो दोस्त, वो CFO, वो शेयर होल्डर बैंक का किस मुंह के साथ अल्लाह के साथ खड़ा होगा। तो 1% भी डाउट नहीं रहना चाहिए, तो उसको हलाल बैंकिंग में काम करना चाहिए। आप क्या कहते हैं? 30 सेकंड में सर आपने कंक्लूड करना है। मैं तो पहले यही कहूंगा कि जो CFOs हैं या जो हेड्स हैं या जो शेयर होल्डर हैं, कि पहले तो आप ये इरादा कर लें कि मैंने अल्लाह तबारक ताला से जंग नहीं लड़नी, क्योंकि उसने साफ कह दिया है कि जो ये काम करेगा वो मुझसे जंग लड़ने के मुतरादिफ। तो आप ये पहले दिल में सोच लें कि मैंने जंग नहीं लड़नी। ये जिंदगी 70, 80 साल, 90 साल की जिंदगी है, इतनी लंबी जिंदगी भी नहीं है, 1000 साल 2000 साल वाली। सब ने जाना है, बड़े बड़े लोग चले गए, तो हम क्या चीज है? हम तो मिट्टी के एक जर्रे से भी कम।
तो उनको ये चाहिए कि हमने अल्लाह से जंग नहीं बहुत लड़नी। शुक्रिया आफरीदी साहब, बहुत शुक्रिया आपकी प्रेजेंस का, हमें बहुत शुक्रिया। हमने अल्लाह के साथ जंग नहीं लड़नी। मंसूर आफरीदी साहब ने दबे अल्फाज में, ओपन अल्फाज में ये कह दिया तमाम CFOs को और तमाम शेयर होल्डर्स को जो बैंकें हैं कि अल्लाह के साथ जंग नहीं करनी, उस जंग में से बाहर आना है। अगर 1% भी शुबा है कि इस्लामिक बैंकिंग हलाल बैंकिंग नहीं, तो उसको हलाल बैंकिंग करने के लिए कोशिशें शुरू कर दी जाएं। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में 38F ये कहती है कि दिसंबर 2027 तक इंटरेस्ट ख़त्म कर दिया जाए, 2027 में ख़त्म कर दिया जाए। तो नाजरीन, इंशाअल्लाह ताला हमारी कोशिशें हैं कि इसको हम ख़त्म कर दीजिए। हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।